अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू समराइज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की समरी। मतलब हम इन पांचों के पांचों किंगडम्स को एक साथ आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या सीखा। कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट है और कौन से ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। हम इन ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर इन 5 किंगडम्स में प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो सबसे पहले 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कराया। रॉबर्ट विटेकर ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस 2 चीज़ों पर रखी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर और दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं या प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं। साथ साथ कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक हैं और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन से इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इसका मतलब यह है कि इन 2 चीज़ों की बेस पर यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर सबसे पहले रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस कराए। लेकिन 1988 में मार्गुलस और शेवार्ट्स ने एक और बेस दी क्लासिफिकेशन की और वो थी जेनेटिक बेस। यानी हम ऑर्गेनिजम्स को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ उनके जेनेटिक मटेरियल की बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं इन 5 किंगडम्स में। अब हमारे पास ये जो 5 किंगडम्स प्रेजेंट हैं, ये मॉडिफाइड फॉर्म है रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। हम देख लेते हैं कि किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से डिसिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इन पांचों किंगडम्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर हम इनकी सेल स्ट्रक्चर की बात करें या हम ये देखें कि सेल वॉल किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं है, तो हम देखते हैं कि मुनेरंस यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है और इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। मतलब शुगर और अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। और इसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि आ जाती है बारी किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई में यानी फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ये बनी हुई है काइटिन से। और किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें यानी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसकी कॉम्पोजिशन होती है सेलुलोस। अगर हम ये देखें कि इन सब किंगडम्स को हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की बेस पर डिवाइड करें या हम ये देखें कि इन किंगडम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि मुनेरंस प्रोकैरियोट्स है यानी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक है यानी यूकैरियोट्स हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। अगर हम फंजाई, किंगडम प्लांटी
और किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो इनसे बिलोंग करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स यानी फंगस, एनिमल्स और प्लांट्स यूकैरियोट से मतलब यूकैरियोटिक सेल्स से बने हैं। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने डिफरेंस पढ़ा हुआ है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये वो सेल्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही वेल डिफाइंड या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है और साथ साथ इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो हमें ये पता चलता है कि किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, यानी मोनेरन्स यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर हम किंगडम प्रोटिस्ट की बात करें तो कुछ प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें से कुछ प्रोटिस्ट सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन अगर हम किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी की बात करें तो फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स ये सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन अगर हम किंगडम फंजाई को थोड़ा याद करें तो हमने ये पढ़ा था कि फंजाई किंगडम में यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और वो कौन है? यीस्ट है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है, यानी यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है और बहुत ही इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। और हम देखते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस है। तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, मगर मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, ये सब के सब किस तरह अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं या किस तरह अपना फूड हासिल करते हैं। क्या ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं या ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर और हेटेरोट्रॉफ्स पर अपने फूड के लिए, तो वो हम देखते हैं। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन साथ साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा पे आ जाए तो इसमें भी थोड़ी डिस्टिंक्शन है, और वो क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मगर वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है और वो किंगडम प्रोटिस्टा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे बाकी ऑर्गेनिजम्स पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक हैं। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड इनटेक नहीं करते, यानी इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। वो कैसे? कि फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था कि फंजाई बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं और ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं या किसी भी, हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे ग्रो करेंगे और ये उस सरफेस से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी अपने फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हम इनकी डिकम्पोजिशन की बात करें
तो फंजाई किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगी। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगी। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स फंजाई एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है। इसके बाद फिर हम देखते हैं किंगडम प्लांटी। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर क्यों करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मौजूदगी में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। यानी अगर हम ये देखें कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और बनाते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ही फूड होता है किसका, प्लांट्स का। ये ग्लूकोज बनता है प्लांट्स की लीव्स में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लीव्स किचन है किसका, प्लांट्स का। और फिर ये ग्लूकोज मूव होता है टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमें भूख लगती है तो हम किस तरफ जाते हैं, किचन की तरफ जाते हैं, और किचन से हम सब फैमिली मेंबर्स को खाना मिलता है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी में भी लीफ एक किचन है और किचन ही हर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट को खाना प्रोवाइड करता है, यानी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम अगर ये देखें कि किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पर या फिर हेटेरोट्रॉफ्स पर। और हम ये देखते हैं कि ये एनिमल्स अपनी बॉडी में क्यों नहीं बना सकते ग्लूकोज, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में बहुत ही मेजर डिफरेंस होते हैं, और वो ये कि प्लांट सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट और एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एनिमल सेल्स कैपेबल नहीं होते कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए एनिमल्स वो किसी किस्म के भी हों, एनिमल्स को डिपेंड करना पड़ता है अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर और हेटेरोट्रॉफ्स पर। लेकिन एनिमल्स अलग तरह के हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स नहीं हैं, बल्कि एनिमल्स हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, मतलब इनटेक करते हैं बाय द ओरल कैविटी, और उसके बाद इस फूड से एनर्जी उनको कैसे मिलती है, तो वो ऐसे मिलती है कि एनिमल्स की बॉडी इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। अगर हम एनिमल की बॉडी को देखें तो एनिमल्स की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखती है। इनमें ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या ऐसी कैविटीज़ होती हैं जो कि रिलीज करती हैं डिफरेंट एंजाइम्स, और फिर ये एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं इस फूड को, और इस फूड से हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम देखते हैं अगर हम किंगडम एनिमेलिया से एक किसी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह हमारा और बाकी ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट कैसे है कि हम इनटेक करते हैं या इंजेस्ट करते हैं अपने फूड को थ्रू ओरल कैविटी यानी माउथ के थ्रू, और उसके बाद ये फूड मूव करता है फूड कैनाल से यानी एसोफेगस से और पहुंच जाता है स्टमक में। स्टमक एक ऐसी कैविटी है जो कि रिलीज करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और हम देखते हैं कि इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एक है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह इसके बाद जब डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर तो फर्दर डाइजेशन के लिए हम देखते हैं हमारा फूड मूव हो जाता है टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन,
और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी होती है और हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू पहुँच जाते हैं डिफरेंट सेल्स के पास, और फिर ये सेल्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और जब भी ऑक्सीजन इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यही एनर्जी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर यही हमारा जो वेस्ट मटेरियल है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो रिलीज हो जाता है आउट ऑफ बॉडी। हम देखते हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ऑर्गेनिजम्स में अगर हम डाइजेशन का प्रोसेस देखें या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो वो बहुत ही सिंपल है, मगर किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मौजूद हैं, यानी इनकी बॉडीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किंगडम मुनैरा से लेकर किंगडम एनिमेलिया तक अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता गया, इजाफा होता गया। यानी अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशन पे गौर करें तो किंगडम मुनैरा से किंगडम एनिमेलिया में आते आते क्या है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की रिवीजन से, यानी ये जो हमने पांचों के पांचों किंगडम्स को एक दफ़ा रिवाइज किया है, इससे आप लोगों को ये किंगडम्स समझने में और इनको याद करने में आसानी होगी। और मैंने पहले भी बताया है कि ये किंगडम्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपने शॉर्ट वाइज या लॉन्ग वाइज बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए, और जो मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप वो अपनी बुक पे हाईलाइट कर लिया करें और उनको अच्छे तरीके से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लिया करें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने अपने लेक्चर में समराइज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, जो कि इंट्रोड्यूस कराया था रॉबर्ट विटेकर ने, और इस सिस्टम में मॉडिफिकेशंस लाए मार्गुलिस और शेवार्ट्स। फिर हमने देखा कि ये 5 किंगडम्स कौन कौन से थे। तो ये थे किंगडम मुनैरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो आज के टॉपिक में हमने इन सब किंगडम्स को स्टडी किया एक साथ, और हमने देखा कि इन किंगडम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट है। कौन सा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, और वो कौन से किंगडम्स हैं जिनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और किन के सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसी तरह हमने ये भी देखा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है, और साथ साथ हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ी इन पांचों के पांचों 5 किंगडम्स की कि इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। साथ साथ हमने इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखी। इस टॉपिक को रिपीट करने का मकसद ये था कि एक बार आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इन 5 किंगडम्स में क्या क्या डिफरेंस है, यानी इन 5 किंगडम्स से जो रिलेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स या जो बिलोंग करते हैं इन 5 किंगडम से ऑर्गेनिजम्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से किस तरह सिमिलर है और किस तरह डिसिमिलर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।